बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर ये एमसीक्यूज करने के लिए कहा गया था, किसके? अक्रूवल्स के और प्रीपेमेंट्स के। सबसे बुनियादी मसला ये है कि इसमें सबसे पहला एमसीक्यू सबसे ज़्यादा टेक्निकल है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहला एमसीक्यू पढ़ के ये तय कर लिया कि ये तो हमसे नहीं हो रहा सॉल्व, क्योंकि हमारी करने की नीयत ही नहीं है, तो फिर उन्होंने यहीं पे किताब क्या कर दी, बंद कर दी, और वो आगे बढ़े नहीं। तो सबसे पहले बताइए कितने लोगों ने ये जहमत की कि वो ये सॉल्व करें, ये एमसीक्यूज ओवरऑल अटेम्प्ट करने की, सारे सवालात मतलब अटेम्प्ट करने की कितने लोगों ने जहमत? सारे मतलब कितने किए बेटा? 15 एमसीक्यूज किए। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप में से कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 2, तो तुम भी भूल रहे हो बेटा जी। यहाँ से पता नहीं बेटा आप लोग क्या चाह रहे हैं। जी जनाब, अगर किसी को स्क्रीन पे विजिबल दिखाई ना दे रहा हो तो अपने मोबाइल फोन में क्वेश्चन खोल सकता है। ऑन March 1 किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकाउंटिंग पीरियड जहन में लाना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपकी पेमेंट हो रही है उसका पीरियड, फिर देखना ये है कि उसका कितना हिस्सा इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अगर ये तीनों बातें अगर आप मैच कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाना। तो ऑन 1 March 2017 जहरा पेज एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2400। 1 मार्च 2017 को जहरा ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने बिजनेस के लिए। कितना? 2400 फॉर द पीरियड टू 28 फरवरी 2018। कब तक के लिए? 28 फरवरी 2018 तक के लिए। ये पेमेंट कितने वक्त तक के लिए हुई? देखो ये बोलने में हमें कितनी परेशानी हुई। वो पेमेंट जो 1 मार्च को हुई है और 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी 2018 तक की हुई है, तो ये कितना वक्त हुआ? यानी इसका मतलब ये पेमेंट एडवांस में होगी। ऐसा ही है, यानी ये पेमेंट प्रीपेमेंट है, यानी इसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस कहेंगे। चलो, कहता है व्हाट इज द चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर। देखिए मसला है, आपकी मर्जी का ईयर एंड नहीं होगा। आपने आसानी करने के लिए आपकी प्रैक्टिस तो हमने करवा दी 31 दिसंबर, लेकिन यहाँ पर तो ईयर एंड अक्टूबर को आ रहा है। अब जरा मार्च से गिनती गिनना शुरू कर दें कि मार्च से अक्टूबर कितना वक्त बन रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने। ठीक है जी। मार्च से दिसंबर 10 महीने बनते हैं, नवंबर दिसंबर नहीं है, 2 मंथ का कर दे, माइनस कर ले, बैलेंस कितना बचेगा? 8 महीने। इसका मतलब ये हुआ इस अकाउंटिंग पीरियड में जो खत्म हो रहा है 31 अक्टूबर 2017 को, इसमें हमारा कितने मंथ्स का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है? तो पूछ रहा है बताओ कितने मंथ्स का बैलेंस एसओसीआई में जाना चाहिए। तो कितना बनता है 8 महीने का बैलेंस? 2400 को डिवाइड किससे करूं? 8 से डिवाइड करूं। माशाल्लाह, 2400 है 12 महीने का या 8 महीने का? डिवाइड बाय 12 किया, उससे क्या मिलेगा? देखो ये बोलना पड़ेगा। अगर हमारा 2400 को डिवाइड बाय 12 करने से क्या मिलेगा? पर मंथ क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? और मुझे इस एसओसीआई में कितने मंथ्स का इंश्योरेंस ले जाना है? वो कितना बनता है? 1600।
तो 1600 है इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर, और अगर 2400 में से 1600 एक्सपायर हो चुके हैं तो अब अनएक्सपायर पोर्शन कितना है 800, 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से 4 महीने का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, वो फॉल करता है अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर वो हमारे लिए क्या है, एसेट है एक्सपेंस है, एसेट है। किस नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेमेंट के नाम से जी। तो पूछने वाला क्या पूछ रहा है इस वक्त, सवाल क्या है पूछने वाले का, हमेशा जवाब, हमने तो सारे जवाब निकाल लिए इसके, एसओसीए में 1600 जा रहा है, एसओएफपी में 800 जा रहा है। अब हम पूछते हैं एग्जामिनर भाई तुम पूछना क्या चाहते हो, ठीक है जी। तो कहता है व्हाट इज द चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड एंड प्री पेमेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ, तो बोल रहा मैं दोनों बातें पूछ रहा हूं आपसे। तो आप बताइए एसओसीए में बनने वाला एक्सपेंस कितना बताया आपने, और एसओएफपी में जाने वाला एसेट कितना बताया, तो चूज कर लीजिए इसमें था ऑप्शन। बहुत से लोग अब भी सोच रहे हैं चार्ज फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 1600, प्रीपेड पेमेंट कितनी, अगर कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन पढ़ते ही क्या होंगे, सॉल्व होंगे एग्जाम में। नहीं करवाना ना पहला एग्जाम पूछ के, कल वाले हालात थोड़ी बनाने में, ताकि फिर मैं एक में फंस जाऊं। अब टाइम पे करवाऊंगा, अपने मेच्योरिटी भी तो चाहिए ना, उसकी दिमाग भी बंदे का हो उस वक्त। एक एमसीक्यू ऐसा करवाऊं जिसमें मेरी पूरी क्लास निकल जाए, नुकसान वाली बात है, मैं कुछ और करवा ही ना सकूं, ठीक है। जी नेक्स्ट वन, सहरा डिटरमाइंस एट ईयर एंड salaries paid during the year include 10,000 एडवांस। सैलरी पे कितनी हुई है वो नहीं बताया, गौर करें। जितनी भी सैलरी पे हुई है, भले लाख पे हुई हो, 1.5 लाख पे हुई हो, 2 लाख पे हुई हो, 10 लाख पे हुई हो, उसमें पेड अमाउंट बताया, उसमें मौजूद अमाउंट बताया। अगर आप अब बात पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आप एग्जाम कैसे देंगे। Zara determines that at year end salaries paid during the year, salaries paid include जितनी सैलरी साल भर में पे हुई हैं उसमें, वो पे कितनी हुई है उसमें 10,000 क्या है एडवांस। तो जो सैलरी जो पे हुई है, भले वो 10 लाख रुपए क्यों ना हो, उसकी जब वो पे हुई है तो उसकी एंट्री क्या बनी होगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैशियर बैंक क्रेडिट। तो उसमें 10,000 रुपए भी क्या बन गए होंगे, एक्सपेंस बन गए होंगे। अब आपको एडजस्टमेंट पास करके इनका एक्सपेंस होना रिवर्स करना है, और रिवर्स करके क्या मानना है, व्हाट इज द करेक्ट ईयर एंड एडजस्टमेंट फॉर द एडवांस सैलरी टू बी मेड। बोलो यार बोलो, जरूरी नहीं है प्रीपेड के नाम से आ रहे हो एडवांस का नाम इस्तेमाल कर देगा, क्या एंट्री बन रही है। सबसे पहले मतलब दिमाग में है कि 10,000 से एक्सपेंस क्या करना है, कम करना है। तो ऑप्शन में देखो एक्सपेंस की एंट्री क्रेडिट कहाँ हो रही, सी के अलावा कहीं नहीं हो रही। अब बाकी ऑप्शन देखो भाई, अभी 10,000 में मैंने पे किए तो मुझे इसको अक्रूड करने की जरूरत है। अक्रूड तो वो सैलरी होती है जो ड्यू हो चुकी हो लेकिन पे ना हो, ये तो पेड है। तो बेटा क्या बन रहा है, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, जो पेमेंट हुई हुई है एक्सपेंस के नाम से, उसमें से 10,000 रुपए बिलोंग करते हैं आने वाले साल से, क्या कर दो उसका एक्सपेंस होना रिवर्स कर दो, और उसको क्या मान लो, एसेट मान लो, एडवांस सैलरी के नाम से, प्री पेड सैलरी के नाम से। बताइए आपको ट्रायल बैलेंस बनाकर मैंने ऐसी एडजस्टमेंट करवाई ही नहीं करवाई, याद कर लें आप लोग। On a year end, a business has outstanding electricity bill rupees 15,000। आउटस्टैंडिंग का लफ्ज पढ़ाया मैंने,
आउटस्टैंडिंग मतलब वो जो ड्यू हो चुका हो लेकिन पे अक्रूड। 15,000 से 15,000 से आपका बिल ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ। 15,000 से आपका बिल ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ। ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेड आर ₹1,90,000 और साल भर में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने पे किए? 1,90,000। इधर बैठो, इधर 1,90,000 से। अब ये जो मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ तो पे किया वो रिकॉर्ड। हाँ भाई अब बताएगा, जिससे पूछो बताएगा। पूछू और आप बोलेंगे नहीं नहीं यार अल्लाह खैर करे मेरी बारी ना है। हाँ बेटा इंजमाम, आप बताइए आपका ट्रायल बैलेंस कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस शो कर रहा हो? अब जो क्लास में सुनने वाले होंगे ना सारे जो सुनते हुए आए हैं अब तक और याद भी रखा है उन्होंने, वो तो जवाब दे देंगे। लेकिन जो नहीं सुनते बस उनको मतलब है हाँ मुझसे एंट्री ठीक बन गई है बस। हाँ मैं हमेशा सही ऑप्शन क्या कर लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ बस। ये मैं तो हूँ पर फिर वो ऐसे टाइम पे फंस रहे होते हैं जब उनसे कोई अनोखा सवाल पूछा जाए। जी बेटा हारिस, ट्रायल बैलेंस कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस शो कर रहा होगा? कितना? क्यों बेटा? अच्छा ओके, आप बताइए, इनको बताइए, आप बताइए जी कि एसओसीआई में टोटल कितना एक्सपेंस जाना चाहिए? कितना? 15,000 जाना चाहिए। ₹2,05,000 ऑन ईयर एंड बिजनेस हैज आउटस्टैंडिंग बिल 15,000। साल के आखिर में हमारा बिल इतने से ड्यू है लेकिन पेड नहीं है, तो ये भी हमारा एक्सपेंस। और ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना पे किया है, ये तो हमारा एक्सपेंस ऑलरेडी बन चुका होगा। वालेकुम सलाम, आ जाइए। तो ड्यूरिंग द ईयर, वालेकुम सलाम, ड्यूरिंग द ईयर हमारा 1,90,000 से एक्सपेंस बन चुका होगा। तो अगर 1,90,000 में हम मजीद 15,000 क्या करते, डेबिट करते, ये ऐड करना बोलते हो ना फिर मसला होता है, क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो ये 1,90 मिलकर क्या हो जाएगा? तो एसओसीआई में टोटल कितना एक्सपेंस आएगा? अब अगर एग्जामिनर यही सवाल दोबारा उठाता है एग्जाम के लिए, अभी तो आपसे पूछ लिया आसान बात, बताओ एडजस्टमेंट कितने से बनाए? आप बोलोगे एडजस्टमेंट कितने से बनाए? दिमाग खराब हो गया तो एडजस्टमेंट कितने से बनाए? 15,000। अब 15,000 से एडजस्टमेंट बनाकर 1,90 को 2,05,000 बना देंगे ना। तो अब इस सवाल में व्हाट एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग बिल? आउटस्टैंडिंग बिल को डेबिट करना, एक्सपेंस बढ़ाना है या एक्सपेंस कम करना है? उसने एक्सपेंस डेबिट करके क्रेडिट वाली एंट्री नहीं पूछी, वो एक्सपेंस का बढ़ना पूछ रहा है। तो एक्सपेंस बढ़ाने के लिए एक्सपेंस को डेबिट करूं 15,000 से या एक्सपेंस क्रेडिट करूं 15,000 से? लेकिन अगर यही सवाल मैं रखूं, इस लाइन को रखूं मैं, और यही लाइन रखने के बाद मैं बोलूं बताओ व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस दैट शुड बी चार्ज इन एसओसीआई, तो जवाब आपका अगर 15,000 है ना तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करें, एग्जामिनर के ट्रैप में आ चुके हैं। 1,90 जो ट्रायल बैलेंस में है उस पर 15 की एडजस्टमेंट बनाकर एसओसीआई में, तो ख्याल रखिएगा लाइन यही होगी, नीचे रिक्वायरमेंट थोड़ी सी क्या होगी, चेंज होगी। तैयारी करनी होती है ना तो बंदा एक ही सवाल से सोचता है कि इससे मजीद कितने सवाल बन सकते हैं। इसमें पूछना बताइए एसओएफपी कितना बैलेंस शो कर रही है?
आपकी SOFP इस ट्रांजैक्शन का कितना बैलेंस शो कर रही हो? 15,000 की लायबिलिटी, क्योंकि 15,000 से एक्सपेंस डेबिट हुआ, 15,000 से लायबिलिटी क्या हुई? सवाल एक है, 3 किस्म के जवाब जनरेट हो रहे हैं। क्या हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए? नहीं सर, हमने तो देखना ही नहीं है इसको। जी बेटा, बहुत अच्छी बात है, माशा। आप हमेशा वो वाली बात करते हो जिससे जो पूरी क्लास है ना परेशान। ये ऐसी बातें आप मुझसे कर लिया करो, मैं आपको समझा दूँ। मैं पहला क्वेश्चन नहीं करवा रहा यहाँ पर, तुम उससे भी मुश्किल बातें करना शुरू करो। इनको याद भी नहीं है कैश बेस अकाउंटिंग क्या होगी और अक्रूवल बेस क्या होगी। ये बस इतना ही याद है। आतिफ फाइनलाइज्ड हिज ड्राफ्ट अकाउंट्स। ड्राफ्ट अकाउंट्स का मतलब ये होता है वो अभी जो अकाउंट्स अभी तक पब्लिश ना हुए। अभी पब्लिश का मतलब, क्योंकि ताल्लुक कंपनी से, कंपनी के अकाउंट्स बाकायदा क्या होते हैं? पब्लिश किए जाते हैं। मतलब वो अकाउंट्स ऑडिट हो जाते हैं, ऑडिट होने के बाद जो शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, उनको रिपोर्ट दी जाती है। जैसे आप स्कूल में थे तो आपने जो कारनामे किए उसकी रिपोर्ट आपके वालिदैन को पेश की जाती है, क्योंकि वालिदैन आपके क्या है? स्टेक होल्डर है। आपके पेपर में अच्छे मार्क्स लेने से, अच्छे मार्क्स ना लेने से उनको फर्क पड़ता है। तो कंपनी में स्टेक होल्डर वो शख्स होता है जिसको क्या पड़े? फर्क पड़े कंपनी की परफॉर्मेंस। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या है? अभी बात घर के अंदर ही है। घर के अंदर मतलब बात अभी कंपनी के अंदर ही है, अभी उससे बाहर नहीं गई। रिजल्ट अभी स्कूल में पड़ा हुआ है। आप हेडमास्टर साहब से कोई बातचीत करके बात बना सकते हो, ठीक है ना। हमने तो बाद स्कूलों में जो है ना, वो मंथली जो है वो पेरेंट्स को परफॉर्मेंस लेटर जाता है। तो कुछ बच्चों के कारनामे ऐसे होते हैं, वो लेटर वो घर पहुंचने देते ही नहीं। पता तो आपको होगा वैसे, ठीक है जी। बहरहाल, तो आते फाइनलाइज ड्राफ्ट अकाउंट्स। इसकी एक ड्राफ्ट अकाउंट्स की मैं एक और मिसाल दूं। आप में से माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे पहले पेंसिल से काम करते हैं, जब तक क्या सही ना हो जाए तब फिर उसके बाद उसको पेन से फाइनलाइज करते हैं। तो ड्राफ्ट का मतलब क्या है? वो पेंसिल वाला काम जिसको मिटा के ठीक भी किया जा सकता है। मतलब आप जो पेन वाला काम कर रहे हैं वो आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं, मतलब देखो कितना जबरदस्त फेयर किस्म का काम। तो फेयर होने से पहले वो कौन सा काम था? ड्राफ्ट। ठीक है जी, इस सेंस में बात को आप समझ। तो आतिफ फाइनलाइज हिज ड्राफ्ट अकाउंट्स एंड इग्नोर अ प्री पेमेंट ऑफ ₹100। ये है अब मैं इम्तिहान, दिमागी इम्तिहान। an accrued expense of ₹300। 100 रुपए की प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट बनाना भूल गया। 300 रुपए की अक्रूवल की एडजस्टमेंट बनाना भूल गया। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर? यार देखो, आपने हाथ उठाया, मैंने आपसे पूछा ऑप्शन क्या है। आप हमेशा यही करते हुए आ रहे हो, पूरी क्लास में किसी को सोचने का मौका नहीं दे रहे हो। आप हमेशा ये करते हुए आ रहे हो जी। याद है मैंने आपको क्लास के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट ना बनने का और बनने का इम्पैक्ट समझाया था? ये कितने लोगों को याद? तो आप उधर आखिर में बैठे, उस वक्त आपका दिमाग खुल गया था, अभी दोबारा बंद हो गया। 2 कॉलम बनाए थे, अगर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट बनाई जाए और ना बनाई जाए, क्या उससे हमारे प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ रहा? निकाल लें अपने रजिस्टर, जरा ढूंढे वो कहाँ है वो एडजस्टमेंट। कहीं तो होगी कोई भी आपके रजिस्टर में। ये आ यही पेज था, यही पेज था। सबसे बड़ा बड़ा काम ये है कि वो एडजस्टमेंट ढूंढ के बताए थे अपने रजिस्टर में। अब सोचा क्लोजिंग स्टॉक का टॉपिक शुरू कहां से हो रहा है?
मट्टियां उड़ रही हैं, मट्टियां। ठीक है, क्या पता फोटो हो, रजिस्टर में हो ही ना। अच्छा, होना तो चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात, ये होना चाहिए, है या नहीं ये अलग बात है। जी बेटा, माशाल्लाह, आप भी नए हैं रोजाना, क्योंकि आप रोजाना जीरो होके आ रहे हो। सारे कॉन्सेप्ट आप दोबारा से क्या करते हैं, जीरो 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 से पढ़ते हैं। अगर ये आप लोग ये वाली चेयर्स फिल कर लें, आगे 3 चेयर्स हैं यहाँ पर, एक आगे है, एक यहाँ पर, एक वहां पर। अगर यहाँ बैठ जाए आगे, हाँ भैया आ गया। हाँ जी आ गया, मिला 2 कॉलम किधर, यही तो है, आपने नहीं बनाया ना मसला ये। हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पास करने से प्रॉफिट जो था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पास ना होने की सूरत में प्रॉफिट जो था वो डिक्रीज हो रहा था। क्यों, क्योंकि आपने जब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पास नहीं की तो आपने पूरी परचेजेस को क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लिया। अब वैसे ही सोचे कि अगर आपने 100 रुपए की प्रीपेड की एडजस्टमेंट पास नहीं की तो 100 रुपए एक्सपेंस में ही पड़े रहने दिया आपने, आवाज ही नहीं आ रही। तो 100 रुपए जब एक्सपेंस में पड़े रहे, वो वहां से कम नहीं हुए, तो 100 रुपए से एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हुआ। 100 रुपए एक्सपेंस ज्यादा चार्ज होने की वजह से प्रॉफिट 100 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया। और अगर 300 रुपए से एक्सपेंस अक्रूड था और अनपेड होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अगर रिकॉर्ड होता तो 300 से एक्सपेंस बढ़ता, और एक्सपेंस बढ़ने की बिना पर प्रॉफिट कम होता। तो अब अगर ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो एक्सपेंस बना ही नहीं, बना ही नहीं तो प्रॉफिट 300 से क्या है, ज्यादा है। तो 100 से प्रॉफिट कम हो रहा है और 300 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो नेट इंपैक्ट क्या है, प्रॉफिट 200 से ओवर स्टेटेड है, प्रॉफिट 200 से ओवर स्टेटेड, प्रॉफिट 200 से ओवर स्टेटेड। फिर बोल रहा हूं, प्रॉफिट 200 से ओवर स्टेटेड। अब ये जबानी बात है, अगर जबानी आप पिक कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको किसी और तरीके से भी समझाया सकता है। तो देखिए, सवाल घुमा के पूछा जा सकता है। एक सवाल ये है कि ये एडजस्टमेंट ना बनने का आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, और एक सवाल ये अगर ये एडजस्टमेंट बना दी जाए तो आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट ना बनने से प्रॉफिट 200 से ओवर स्टेटेड है, और एडजस्टमेंट बना दी जाए तो प्रॉफिट 200 से अंडर स्टेटेड। तो ख्याल रखिएगा, एक लफ्ज एग्जामिनर तब्दील करेगा, आंसर क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। अब हाथ उठाइए ईमानदारी से, 200 से ओवर स्टेटेड वाली बात जबानी कितने लोगों को समझ में आई सबको, वाकई कंफर्म, देख ले। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप चाहें इसको समझने के लिए आपके अंदर भी थोड़ा जज्बा होना चाहिए,
वो जज्बा ये है कि कागज पे आना पड़ेगा, कागज पे आकर अपनी तरफ से कोई एसओसीआई की वैल्यू रख ले। जैसे मैंने रख दिया, आपको समझाने के रख रहा हूं, सेल्स रख ली मैंने 2 लाख रुपए की, ठीक है जी। 2 कॉलम बना लो, इसके भी 2 कॉलम, एडजस्टमेंट बनने से पहले और एडजस्टमेंट बनने के बाद, ठीक है जी। बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर एसोसिएट बना दी जाए एडजस्टमेंट बनने से पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर रख दी मैंने 1 लाख, यहां भी रख दी 1 लाख। हमारी एडजस्टमेंट का सीओजी से कोई ताल्लुक नहीं है, यस और नो? इसका ताल्लुक किससे है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वाले एक्सपेंसेस से। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 1 लाख का, 1 लाख का। अब आपने लेस करवा दिए क्या? एक्सपेंसेस। मान लीजिए एक्सपेंसेस की वैल्यू है 12,000 रुपए, जो आपने बिफोर एडजस्टमेंट क्या कर दी? चार्ज कर दी। सही, एक्सपेंस की वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपए, जो आपने बिफोर एडजस्टमेंट क्या कर दी? चार्ज की कि नहीं की? अच्छा जी, अब जरा गौर से देखिएगा, अगर ये 12,000 में 100 रुपए क्या है? प्रीपेड है, तो उसको एक्सपेंस बनना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेमेंट डेबिट, 100 मैंने इसमें से निकाल दी। और इस 12,000 में अगर 300 रुपए अनपेड होने की बिना पर एक्सपेंस नहीं बन सके, तो मैंने उनका एक्सपेंस डेबिट करके लायबिलिटी क्या कर देनी? क्रेडिट कर देनी। तो एक्सपेंस डेबिट करने से 300 से एक्सपेंस बढ़ गया, तो 100 से एक्सपेंस कम हुआ, 300 से एक्सपेंस बढ़ा, नेट एक्सपेंस 200 से बढ़ा, और एडजस्टमेंट बनने के बाद एक्सपेंस 12,200 हो गया। आवाज ही नहीं है। तो अगर लाख में से 12,000 माइनस करें, आंसर आएगा 88,000। और अगर लाख में से 12,200 माइनस करें, आंसर आएगा 87,800। तो जरा बताइए, ये प्रॉफिट है एडजस्टमेंट बनने के बाद वाला, और ये प्रॉफिट है एडजस्टमेंट बनने से पहले वाला। तो एडजस्टमेंट बनने से पहले वाला प्रॉफिट ज्यादा है। आवाज ही नहीं है बेटा। कितने से? तो ऑप्शन सी इज द। तो शायर कहते हैं ना, जो आना चाहो तो 1000 रास्ते, ठीक है ना। आपकी नियत हो तो आप कुछ भी करके अपना आंसर निकालने की जद्दोजहद कर सकते हैं, भले दिमागी तौर पे आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है जी जी। तो आप देख लें, आपने अब तक जो सीखा है उसको अप्लाई कर सकते थे। आप कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम कर सकते थे, आपको जवाब मिलना था इस बात। क्या ये प्रॉफिट वाकई 200 से ज्यादा है? अब दोबारा सवाल पढ़ लें। आतिफ फाइनलाइज हिज ड्राफ्ट अकाउंट्स एंड इग्नोर्ड प्रीपेमेंट फॉर ₹100 and accrued expense for ₹300. What will be the impact on profit for the year? अगर उसने ये इग्नोर किया है तो इस साल का प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा? ये एडजस्टमेंट ना तो कहीं बोल नहीं रहा सर, ये आप खुद ना बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सारी बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसमें नेगेटिव टर्म का इस्तेमाल होती नहीं है ना। आईकैप कभी भी अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते बोले ये काम नहीं हुआ है, वो ना वाला लफ्ज तो इस्तेमाल करता ही नहीं है, वो ना किसी और तरीके से बयान करता है। ये एग्जामिनर का लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज उस बच्चे को समझ में आ सकता है जिसने वो जो बिजनेस कम्युनिकेशन वो तो हमने पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, किस काम की? वो तो वैसे बेकार है, किसी काम की। एग्जाम करवा लो ना, एग्जाम हो गया, एक पेपर का बर्डन कम हो। भाई जवाब दें, अब तो समझ में आया नहीं आया कि जो बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट है। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछा था कि अगर ये एडजस्टमेंट बना दी जाए तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, तो प्रॉफिट जो होगा वो 200 से अनरेस्टेड नहीं हो रहा। क्या एडजस्टमेंट बनने के बाद वाला प्रॉफिट 200 से कम नहीं हो रहा? भाई ये आप अगर जवाब दे पाएंगे तो एग्जाम में आप सही ऑप्शन क्लिक कर पाएंगे।
वरना तो 4 ऑप्शन है, 1/4 उस ऑप्शन के ठीक होने की क्या है प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। On finalizing the draft accounts, Minhas identified that he has ₹1,000 rental income receivable. आवाज नहीं आ रही। On finalizing draft accounts, ड्राफ्ट मतलब अभी कंफर्म प्रॉफिट निकाला नहीं है, मतलब ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद प्रॉफिट लॉस बना तो लिया लेकिन स्टिल कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी। तो ड्राफ्ट अकाउंट का मतलब सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अब दिमाग में इतना बिठा लें बस, ड्राफ्ट अकाउंट्स का मतलब सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, जिस पे एडजस्टमेंट होना बाकी है। तो वो कह रहा है कि मिन्हास को पता लगा कि ₹1000 से उसकी रेंटल इनकम रिसीवेबल है। हाथ उठाइए, इतना पढ़ के क्या समझ में, देखते हैं आपकी सलाहियतें कहां तक पहुंची है दिमाग में पढ़ने की, समझने की। यार हाथ कहां से उठाए आज, देखें कमाल हो गया जी। गुलाम हुसैन, यकीन करो ये मुआवज को शर्म दिलाने के लिए उठा जी जी। ऐसे हाथ उठाइए। बोल दो भाई, हाथ क्यों उठाया था? चलिए भाई, और कौन बता रहा था? सब जितने पहला हो सारे गायब हो गए। चलेंगे, आप बता रहे हैं। हाँ। राशिद मिन्हास, मिन्हास है मिन्हास। अगर वो राशिद मिन्हास था तो शहीद का दर्जा पा चुके हो। ठीक है, 23 मार्च को शहीद हुए थे वो। अच्छा, बस यहाँ पर रुकते हैं, मतलब ₹1000 क्या है, कोई एक नाम, अक्रूड इनकम। मतलब अक्रूड इनकम की स्टेटमेंट क्या बनती है? रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। ठीक है जी। रेंटल इनकम रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर, ये 11,000 उनको साल भर में रिसीव हुए और रिकॉर्ड भी हो चुके हैं। ट्रायल बैलेंस ₹11,000 शो कर रहा है, कहां पर? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, देख रहे हैं? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पर इनकम कहां आएगी? क्रेडिट साइड। लेकिन वो जो डेबिट बोलते बोलते क्रेडिट की तरफ गए ना, सही है जी। तो अब उस 11,000 को आपने 1000 से एडजस्ट करके क्या बनाना है? 12,000 या 10,000? 12,000 इनकम बढ़ानी है। अच्छा, इनकम अगर कम करनी होती तो फिर क्या होता है? अगर मुझे इसको 11,000 के बजाय इनकम कम करके 10,000 बनाना होता तो फिर ये क्या होता? प्रीपेमेंट होता। माशाल्लाह, डेबिट नहीं, फिर ये होता क्या? अनअर्न्ड इनकम होता है। ये हालात देखें, हालात देखें, ये हैं हालात। एंट्री पूछी फिलवक्त ये क्या है? फिलवक्त ये अनअर्न्ड इनकम, फिलवक्त ये क्या है? फिलवक्त ये क्या है? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? अकाउंट रिसीवेबल। माशाल्लाह। अक्रूड इनकम की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? पर्चे पलटना शुरू हो गए तो साथ साथ भी पर्चे पलटता है। हाँ सही बात है।
जी अहमद बेटा, मुख्तलिफ इलाकों से पर्चे पलटने की आवाजें आ रही है। नहीं, हैदराबाद और उसके मदाफात से। हाँ जी, जज्बाती हो गए तुम तो यार। इन जज्बाती हो गए तुमने, इनकम को भी एक्सपेंस बोल दिया। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड, तो अक्रूड एक्सपेंस हुआ ना। यहाँ इनकम की बात हो रही है, अक्रूड एक्सपेंस की बात हो रही है। एक्सपेंस तुमने पे करना है, इनकम तुमने रिसीव करनी है, फर्क नहीं है दोनों में। जज्बाती होके नहीं, सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ जी जी अमान, इनकम अर्न बट इनकम आप कमा चुके हैं लेकिन रिसीव नहीं, तो ऐसी इनकम को अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट करके इनकम क्रेडिट कर देंगे। तो कहता है व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड द अक्रूड इनकम। अब तो बता दे, बोल दी एंट्री, रिसीवेबल डेबिट। रिसीवेबल को आप अक्रूड इनकम भी कह सकते हैं। रिसीवेबल डेबिट बोले, रेंट रिसीवेबल डेबिट बोले, अक्रूड इनकम डेबिट बोले, या अक्रूड रेंट डेबिट बोले, सारी एक ही बात है। अक्रूड लफ्ज का मतलब क्या है, रिसीवेबल। ठीक है, अगर लफ्ज इनकम लगाओ उसके साथ अक्रूड लगाओ तो फिर वो इनकम नहीं है, वो उसका रिसीवेबल है। तो इनकम लफ्ज से वहां धोखा मत खाइएगा। मैंने बोला इनकम लिखा हुआ हो लेकिन उसके साथ क्या लिखा हो, अक्रूड, तो फिर वो इनकम नहीं है, वो रिसीवेबल है। एक्सपेंस लिखा हो उससे पहले क्या लिखा हो, अक्रूड, तो फिर वो एक्सपेंस नहीं है, उसका पेएबल है। बताइए कौन सी, डी ऑप्शन। अक्रूड इनकम यानी कि रिसीवेबल डेबिट 1000 से, रेंट इनकम क्रेडिट। लेकिन वो पूछे अगर आपसे बताओ एसोसीआई में कितनी रेंट इनकम जाएगी, तो जवाब आपका क्या होगा, बी नहीं, अब जवाब ऐसे बता दो इसमें ऑप्शन 12,000। एसओएफ में कितना रिसीवेबल शो होगा, 1000। तो देखिए सवाल सोच समझ के जवाब देना है पेपर के अंदर में। Which of the following is asset account? इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो एसेट है। आप इसको छोड़ें, कौन सा एसेट है इसको छोड़ें, आप चारों के आगे नाम लिख दे कि कौन क्या है। वो तो जवाब भाई लिख दो ना अपने पास। एमसीक्यू नंबर के रेफरेंस से लिख दो। हाशिर बेटा दिन गुजरते जा रहे हैं, स्कीम अप्रूव नहीं हो रही, हुकूमत भी डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, और अगर स्कीम अप्रूव नहीं हो तो तुम्हारा तो मजे आ गए, क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो। तुम पढ़े हुए हो, अच्छा, वो कह रहा है तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए मैंने कभी बोला एक्सपेंस के नाम से धोखा, एक्सपेंस प्रीपेड है, तो ऐसा एक्सपेंस जो वक्त से पहले पे हो वो खुद एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, एसेट है। एक्सपेंस अक्रूड है, वो एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ, तो ये एक्सपेंस पेएबल कहलाएगा, ये लायबिलिटी है। अर्न इनकम, ऐसी इनकम जो अर्न ना हुई हो, एडवांस में रिसीव हो गई हो, तो वो पैसे के बदले हमें या तो पैसे वापस करने या कोई गुड्स या सर्विसेज देनी, तो ऐसी ऐसी इनकम हम पर क्या है, लायबिलिटी है, जब तक हम अर्न ना कर ले। रेंट पेएबल या अक्रूड रेंट, ये भी क्या है, लायबिलिटी।
लायबिलिटी 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 एसेट। After finalizing the draft accounts of a business, it was identified that salary expense payable for rupees 9,000 has been ignored. Salary expense payable एक लफ्ज बोले, इसके लिए एक लफ्ज बोले, अक्रूड सैलरी नहीं बोल रहे ना आप लोग। 9,000 से सैलरी आपके ऊपर क्या है, ड्यू है, तो वो सैलरी क्या कहलाएगी? तो पे नहीं हुई तो इट मींस आपका सैलरी एक्सपेंस जो गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एडजस्ट हुए बगैर गया है। वो एक्सपेंस 9,000 से ज्यादा है या 9,000 से कम है? आवाज नहीं आ रही बेटा। 9,000 से कम। तो अगर एक्सपेंस 9,000 से कम है तो प्रॉफिट 9,000 से ज्यादा है। What will be the impact of recording salaries payable? देखिए जुमला चेंज हो गया। अगर इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया जाए तो एक्सपेंस 9,000 से बढ़ जाए, एक्सपेंस 9,000 से बढ़ जाएगा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा, सैलरी पेएबल क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एक्सपेंस के 9,000 से बढ़ने से प्रॉफिट 9,000 से, तो कौन सा ऑप्शन? एक ही सवाल है। अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इग्नोरिंग, तो जवाब क्या होगा? बी। और व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो जवाब क्या है? ए। इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करने से प्रॉफिट 9,000 से ओवर स्टेट हो रहा है। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। और इस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट 9,000 से कम हो रहा है। अब आप देख लें इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ गई है। Jasia has taken a loan of rupees 250,000 from SBI on 1st March 2018। किताब आपको भेजी थी बेटा, मोबाइल फोन में निकाल के आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए लोन लिया जाए तो उससे बनने वाला इंटरेस्ट बिजनेस का क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। कितने कम लोग बोल रहे हैं? एक्सपेंस। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एज ऑन 30 जून 2018। कंस्ट्रक्शन कब मुकम्मल हुई? कंस्ट्रक्शन शुरू कब से हुई? 1 मार्च पे तो लोन लिया है। भले कंस्ट्रक्शन अब जब से भी शुरू हुई हो, हमें इससे गर्ज नहीं है। हम पर इंटरेस्ट ड्यू होना कब से शुरू हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है जी। और कंस्ट्रक्शन खत्म कहाँ हुई? तो अगर कंस्ट्रक्शन 1 मार्च से शुरू हो रही है, अच्छी बात है, उससे पहले चलती भी आ रही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लोन लेने से हम पर इंटरेस्ट ड्यू होना कब से शुरू होगा? उससे पहले से तो नहीं होगा। तो अगर हमारा ईयर एंड फॉर एग्जांपल 30 जून है, आवाज नहीं रही, फॉर एग्जांपल 30 जून है, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में हम पर ज्यादा में ज्यादा मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा? ड्यू होगा। अगर हमारा ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर, फिर बताइए हम पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू? 4 महीने का ही। 4 महीने का ही। इसलिए कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, या 10 महीने का? which will be the correct answer if year end is 31 December? 10 महीने का। देखिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, कर्जा तो आप पर है ना, जब तक कर्जा वापस नहीं करोगे इंटरेस्ट आप पर लगता रहेगा। कॉन्सेप्ट इतना सा है।
कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस, ये जो ऑफिस बिल्डिंग नामी एसेट क्रिएट हुआ है, इसको लाने के लिए पैसा कहां से आया? कर्जा लेकर आया। उसके आने की सोर्स लायबिलिटी है। सोचे तो लायबिलिटी जब तक बाकी रहेगी तब तक इंटरेस्ट ड्यू होता रहेगा। ठीक है जी। She rented a portion of her office for ₹4,500 per month on July 1. पहले जुलाई से ये प्रॉपर्टी रेंट पे भी चलेगी। पोर्शन मतलब कंप्लीट प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट इज अक्रूड एंड पेड एनुअली at 15% per annum on December each year. ठीक है जी। इंटरेस्ट अक्रूड होता है और एनुअली पे होता है। कब पे होता है? दिसंबर। What amount of interest expense and rent income should be shown in the statement of profit or loss of Jasia's business prepared on, अगर उसका ईयर एंड 31 दिसंबर 2018 है तो सिंपल बात बताइए, उसने कितने मंथ्स की रेंट इनकम अर्न की? यार आप होश में नहीं है मेरे ख्याल से। 6 महीने, जुलाई से लेकर दिसंबर। जितनी अर्न की उतनी इनकम बननी चाहिए, भले 1 रुपया भी रिसीव ना हुआ हो या भले एडवांस में रिसीव हो गया। तो 6 महीने की रेंट इनकम आनी चाहिए और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने मंथ्स का आना चाहिए? निकाल दें। तो अगर मैं लिखूं यहां पर SOCI एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स मतलब उसकी इन पूरा कंप्लीट तो बना नहीं सकता, ट्रायल बैलेंस नहीं है, लेकिन उसमें जो चीज जहां आनी चाहिए वो बता रहे हैं। तो SOCI में रेंट इनकम जीपी के बाद क्या होगी? ऐड होगी। कितने से? 4,500 जुलाई से लेकर दिसंबर तक मल्टीप्लाई बाय 6। क्या बोल रहे हो भाई, आवाज नहीं आई। 27,000, 27,000। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लोन कितना लिया है? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का अगर निकाला जाएगा 15% तो आंसर आएगा 1 साल का। इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत। 31,000। तो इन दो ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है? ये ट्रांजैक्शन प्रॉफिट को बढ़ा रही है 27,000 से और ये ट्रांजैक्शन प्रॉफिट को कम कर रही है 31,250। अगर एग्जाम में बोले व्हाट विल बी द नेट इंपैक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, तो नेट कर दे। नेगेटिव इंपैक्ट है नेट। यस और नो बोले तो बड़ा पेपर में बेटा होशो हवास में रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। पहले तो सिर्फ आपके पास क्यूएमटी में होशो हवास में रहना था ना, अब ये क्यूएमटी नहीं है ना, अब यहाँ तो इकोनॉमिक्स में भी होशो हवास में रहना पड़ेगा, अकाउंटिंग में भी रहना पड़ेगा। क्यूएमटी में तो वैसे ही रहना है। क्यूएमटी का पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया बेटा, मुबारक हो, डेरिवेटिव खत्म हो गया, मैट्रिसेस भी खत्म हो गया। वो 30 नंबर तो कैलकुलेटर के जरिए आ जाया करते थे, वो खत्म होगा आराम से। ठीक है, ठीक है जी। तो 12 ये आप देख लो। जी जी बिल्कुल बेटा, तभी तो आप बिगड़ गए हैं बेटा। हाँ जी, ऑप्शन चूज कर लें भाई। अभी कैलकुलेट करने के बाद भी ऑप्शन चूज नहीं हो पा रहा। कुछ हजरात को आशुब चशम का मसला लाहक है। आशुब चशम, चशम भी नहीं लगाया, ये भी बड़ी बात। आशुब चशम नहीं पता?
आपने लफ्ज सुना है चश्मे बददूर, इसका क्या मतलब होता है? चश्म मतलब नजर, बद मतलब बुरा, दूर मतलब दूर, बुरी नजर दूर हो। तो चश्मे बददूर ये जल्दी ही बोल जाते हैं, लगता है एक ही लफ्ज है, इसमें 3 लफ्ज, चश्म, बद और दूर। फिक्र ना करें, आई कैप में एक दिन उर्दू का सब्जेक्ट भी शामिल होगा जब पाकिस्तान में नेशनल करिकुलम अप्लाई होगा, तो फंक्शनल इंग्लिश खत्म हो जाएगी, फंक्शनल उर्दू आ जाएगी। हाँ हाँ, वो मैट्रिक की उर्दू पर, फर्स्ट इंटर की उर्दू पर एग्जाम हो जाएगा। एक सवाल पूछेंगे उसमें बताओ, मलका सदाकत जमानी सुल्तान आसमानी की बेटी थी, ये कौन सा सब, ये कौन सा क्या कहते हैं, कौन से मजमून की पहली सतर है? हैं? ये कौन है भाई? मलका सदाकत जमानी सुल्तान आसमानी की बेटी थी, इस लाइन से एक मजमून शुरू होता है आपका। इन्हीं को शामिल कर लेना चाहिए ताकि आप पढ़ लें, इसी बहाने उर्दू पढ़। ठीक है, ये टॉपिक था आपका सच और झूठ का रज़मनामा। ठीक है, अब आपको बोला ये भी कोई चीज थी क्या? हाँ जी, कौन सी क्लास में था भाई? देखो ये करीब में जो आप अभी पढ़ के आए हैं ताला ताला, जिस फैक्ट्री से आप निकल के आए हैं उसी की बात हो रही। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी ऑप्शन। बताइए भाई, आप सबको समझ में आ रहा है? सॉल्व तो मैं कर रहा हूं। चलें जी, इसका जवाब अपने अपने पास आप लिखे, अपने अपनी रजिस्टर पे अगर ऑप्शन लिखे, खुद ही पढ़े, आपकी खुद की समझ। बेटा बोलने क्या मतलब, यानी मतलब क्या, कितना समझाऊं मैं आप लोगों को यार? लेकिन ना कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो हमने सुने नहीं होते पहले, लेकिन हम उसको पढ़कर समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होना चाहिए। ये वाली एहलियत भी होनी चाहिए हमारे अंदर। लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्री रिसीव्ड इनकम, तो जो पे करने वाले के लिए प्रीपेड हो, तो प्रीपेड जिसके लिए होता है उसके लिए तो एक्सपायर होकर एक्सपेंस बनता है, इनकम तो नहीं बनता, तो ये प्रीपेमेंट तो नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है किसका? रिसीव करने वाले का। तो रिसीव करने वाले के लिए क्या है बेटा? अर्नड इनकम। अर्नड इनकम एसओएफपी में कहाँ दिखाई जाती है? लायबिलिटी 2 ऑप्शन दिए उसमें, आमतौर पर करंट लायबिलिटी, क्योंकि विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड वो एक्सपायर होकर इनकम बन जानी है, लेकिन नॉन करंट भी हो सकती है स्पेशल केसेस में। जनरली इसको हम क्या मानेंगे? करंट मानेंगे। सी का है ऑप्शन, डी ऑप्शन। सी किसने बोला है? हाँ जी, देख लें अब यहां से जितना हम आगे बढ़ेंगे वैरायटी जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी। द एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर टीटीटी फॉर द, बस यही तुम करते रहो, सवाल से मतलब नहीं।
फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2018 टू 30 जून 2019, यानी अब देखें उसका जो पीरियड है वो 1 जुलाई 2018 से शुरू हो रहा है, तो खत्म कहाँ हो रहा है, ठीक है ना, इज रुपीज विच इज 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर। मैंने बोला था एग्जामिनर मार्कअप और मार्जिन को टेस्ट करना नहीं छोड़ेगा। रेंट एक्सपेंस इज पेड ऑन 1 जुलाई। What is the charge of rent expense in the statement of profit or loss for the year ended 31 दिसंबर 2018? बड़ा आला किस्म का क्या कर दिया है, घुमाया हुआ है सवाल। अब इसमें वो शख्स जो ये आइडेंटिफाई कर पाया व्हाट इज द रेंट पीरियड, रेंट एग्रीमेंट पीरियड क्या है, आवाज ही नहीं आ रही है बेटा, एंड व्हाट इज द अकाउंटिंग पीरियड। और बहुत सारी बातें इसमें अजम्पशन बेस्ड हैं, खामोश हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन खामोश होते हैं, कुछ बताते ही नहीं। इस एक सवाल से बहुत सारे सवालात पूछे जा सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है बेटा। अभी इस क्लास में जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड से कॉपी पेस्ट वाला मामला चल रहा है। देखते हैं। पहली जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक का टोटल रेंट यानी 12 महीने का रेंट कितना बनता है, जो कि 25% का इंक्रीमेंट लगने के बाद है। तो इंक्रीमेंट कब लगता है, जब माजी में कोई रेंट। आवाज ही नहीं आ रही बेटा, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, आवाज ही नहीं आ रही। तो अगर इस पर 25% का इंक्रीमेंट रिवर्स कर दिया जाए, आप बेहोश हैं बेटा, अगर इस पर 25% का इंक्रीमेंट रिवर्स कर दिया जाए तो ये बैलेंस खुद कितना है, 35,025। एक वैल्यू के ऊपर, वो वैल्यू x है, वो वैल्यू 1 रुपया है, वो वैल्यू 100 रुपए है, उसके ऊपर 25 का इजाफा करने के बाद है। तो आप जब भी बेस वैल्यू से अबव जाएंगे, कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा, मार्कअप वाला। तो इस वैल्यू को आपने क्या मानना है, 125। क्यों, क्योंकि ये 25% इंक्रीज करने के बाद वाली वैल्यू है। डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। यार बोला करो यार, व्हाट इज दिस 28,000? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाथ उठाओ बस। जी बेटा आमिर, ठीक है मान सकते हैं इस बात को, लेकिन ईयर बोलेंगे तो मसला हो जाएगा। ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड का रेंट एक्सपेंस। बताया पिछले पीरियड का, जरा पीरियड को वाजे करूंगी। रेंट एग्रीमेंट का, ये रेंट एग्रीमेंट। अब देखें जरा, रेंट एग्रीमेंट मसला क्या है, एग्जामिनर ने आपको कहां ट्रैप कर दिया, जरा देखिएगा। सर हमें कैसे पता लग रहा है कि हमारा ईयर एंड क्या है, देखिए एक लाइन पढ़ने से, व्हाट इज द चार्ज ऑफ रेंट एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। अरे बोलो यार। तो अगर हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर पे हो रहा है तो यही हमारा ईयर एंड हुआ ना। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से। अब अगर आपने 1 जुलाई को 35,000 पे कर दिए जो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के लिए, तो इसमें आधा एक्सपायर हो गया। आधा क्या रहा,
प्रीपेड रहा, यस और नो? तो इसमें से तो आधा, मतलब जुलाई से चलना शुरू करें, जुलाई एक्सपायर्ड, आवाज ही नहीं आ रही। जुलाई एक्सपायर्ड, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस साल का एक्सपेंस आधा इसमें से मिल जाएगा ना, और जो आधा बचेगा वो अगले साल एक्सपायर होगा। अगर कोई पिछला साल है तो उस पिछले साल का जो लास्ट ईयर आधा बचा हुआ होगा वो क्या होना चाहिए, इस साल एक्सपायर होना चाहिए। सर ये कैसे पता लग रहा है पिछला भी कोई साल है? क्योंकि अगर ये रेंट 25% का इंक्रीमेंट लगने के बाद है तो इसका मतलब इंक्रीमेंट लगने से पहले भी तो कोई पीरियड था कि नहीं था? कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? जवाब चाहिए बेटा। अब इतना सा जवाब है, जरा देखिएगा। आप लिखिए रेंट पीरियड या रेंट एग्रीमेंट पीरियड। रेंट एग्रीमेंट पीरियड दो हैं, लिख लो इसको जिस तरह मैं लिख रहा हूं। एक वो पीरियड है जो 1 जुलाई 2017 से शुरू है और 30 जून 2018 पे खत्म है। आवाज ही नहीं आ रही यार। और एक रेंट पीरियड वो है जो 1 जुलाई 2018 से शुरू है और 30 जून 2019 पे खत्म है। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अब मसला है कि इन दोनों के बीच में फॉल करता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा जी, तो आपने इस रेंट पीरियड का कितना रेंट पे किया है? 35,000, जो कि 25% का इंक्रीमेंट लगने के बाद है। तो इसका मतलब अगर ये इंक्रीमेंट लगने के बाद है तो इस तरह पिछले साल भी कोई रेंट होगा ना। वो कितना होगा? 35,000 को लिखा आपने ऐसे ब्रैकेट में, इसको बोला आपने ये 25% बढ़ाने के बाद है तो ये हुआ 125। ले आओ इसको वापस किस पर? 100 पर, 100% वैल्यू पर, जिससे ये क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। आवाज नहीं आ रही बेटी। अब आपने ये बताना है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी, आवाज नहीं आ रही, 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर, बोलो बोलो भाई, 31 दिसंबर 2018। तो अब बात यह है कि हमें तो एक्सपेंस यहां से यहां तक का लेना है ना। तो जो जनवरी से लेकर जून तक का एक्सपेंस है, आवाज नहीं आ रही बेटा, जनवरी से लेकर जून तक का एक्सपेंस है वो पिछले रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से फॉल करता है। और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का एक्सपेंस है वो नए रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से फॉल करता है। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 28,000 को सोचा जाए एंट्री दर दिमाग, अगर आप बनाना चाहें प्रॉपर एंट्री, हालांकि देखिए पेपर के अंदर अकाउंटिंग उतनी करनी होती जितनी रिक्वायर्ड होती, लेकिन मजबूरन मुझे आपको ले जाना पड़ रहा है उस पॉइंट पर जहां से ये अकाउंटिंग क्या हुई, शुरू हुई है। तो क्वेश्चन के मुताबिक आप रेंट साल के स्टार्ट पे कर देते। आप सब सोचें, आपने 1 जुलाई 2018 क्या एंट्री पास की होगी? प्रीपेड रेंट डेबिट कैश या बैंक। फिर आप कहाँ रुके होंगे? 31 दिसंबर 2017 पर। कितना वक्त गुजरा? 6 महीने। इनमें से कितना एक्सपायर हुआ? 6 महीने का। 28 का आधा, 14,000 क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। 14,000 स्टिल क्या है? प्रीपेड, क्योंकि वो आने वाले साल जनवरी से लेके जून तक का रेंट। तो मतलब इसका मतलब क्या? इसका आधा कब एक्सपायर होगा? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। और फिर अगले अकाउंटिंग पीरियड में आपने मजीद कितना पे कर दिया? तो इसका आधा जो पिछले साल के एंड पे प्रीपेड था वो इस साल क्या होगा? एक्सपायर होगा। आवाज ही नहीं आ रही। और जो इस साल पे हुआ है उसमें से मजीद आधा क्या होगा? एक्सपायर होगा। तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा? इस साल का एक्सपेंस मिल जाएगा, यस और नो? तो 28,000
मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 प्लस, यानी इसका मतलब क्या है, रेंट पीरियड के 2 हिस्से हमारे अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करते हैं। तवज्जो दरकार होगी। 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2018 ये भी हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करते हैं। आवाज नहीं आ रही यार। 1 जनवरी 2018 से लेकर 30 जून, तो यहां तक तो कौन सा वाला एग्रीमेंट चल रहा है, पुराना वाला। तो इसका मतलब पुराने वाले एग्रीमेंट का रेंट पिछले साल ही क्या हो चुका था, पे हो चुका था। उसमें से आधा एक्सपायर था, आधा इस साल एक्सपायर होगा। तो 28,000 को मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, आंसर क्या आया 14। और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2018, 1 जुलाई को पेमेंट कितनी हुई है, 35,000 की। 35 में से आधी पेमेंट क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, वो इस साल का एक्सपेंस बन जाएगी। 17,500 टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर, 31,500। अब अगर ये मैनुअल एग्जाम हो ना बेटा, तो ये काम आपके लिए और टफ हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा अकाउंट की शक्ल। अब देखते हैं कितने लोग इस अकाउंट को पिक कर पाते हैं। इस अकाउंट का नाम रख रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ रेंट अकाउंट। कौन सी अप्रोच पर? ये अकाउंट बना रहा हूं मैं सिर्फ 2018 के लिए। 17 नहीं दिखा रहा मैं, 17 से ये अकाउंट कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है। तो हमें मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा, हम उस पॉइंट से अकाउंटिंग करें जहां से एग्जामिनर हमें अकाउंटिंग करने का बोले। तो हमें सोचना है, क्या सोचना है, 2018 1 जनवरी इस अकाउंट में बैलेंस बीडी होना चाहिए। कमाल हो गया, कितना 14,000। क्यों? पिछले साल 1 जुलाई को रेंट पे हुआ 28,000, उसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक का एक्सपायर हुआ और जनवरी से लेकर जून तक का एक्सपायर नहीं हुआ था, वो उस साल का बैलेंस सीडी, तो इस साल का बैलेंस बीडी। फिर इस साल 1 जुलाई को हमने मजीद रेंट पे किया, कैशिया बैंक क्रेडिट हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से, 35,000 से। तो जो पे किया वो रिकॉर्ड कर लिया। अब प्रॉफिट लॉस में इतना एक्सपायर हो रहा है, लेकिन ये एक्सपायरी कैलकुलेट करना मुश्किल काम है ना। तो अब आसान काम क्या है, आसान काम बड़ा, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको कि एक काम आसान वाला कर लें, जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हम मुश्किलात की तरफ दौड़ते हैं। बीडी तो एक्सपायर्ड है ही है, और सीडी में से आधा एक्सपायर्ड और आधा एक्सपायर्ड नहीं है। जो एक्सपायर्ड नहीं है वो हमारे लिए एसेट है, उसको छोड़ के बाकी सारा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैं इस 35,000 में से तो आधा एक्सपायर्ड नहीं है, उसको बैलेंस सीडी मान लूं, तो उसके अलावा इस अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है सारा, तो बैलेंस सीडी अगर मैं रखता हूं यहाँ पे 17,500, इसका आधा। तो अब आप देख लें कि 31 दिसंबर को यहाँ पर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बैलेंस आता है, देख लें, कैलकुलेट कर लें, जहमत कर लें। हमने कैलकुलेटर नहीं चलाने, यकीन करें, हम बस देख रहे हैं बोर्ड पर। सीखने का कोई अमल हमारे अंदर आ ही नहीं रहा ना मसले। इकतीस बताइए। अब एग्जामिनर पूछ सकता है बताओ इस साल का बैलेंस सीडी क्या होगा। एग्जाम पूछता है बताओ पिछले साल का बैलेंस सीडी, यानी इस साल का, साल के स्टार्ट पर रेंट का बीडी कितना था। कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे, सवाल एक है लेकिन इससे बनने वाले मुख्तलिफ सवाल बहुत ज्यादा है। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन टिक नहीं करवाना, मसला ही। हाँ भाई, क्या आंसर बना, फिलवक कौन सा ऑप्शन? अभी भी सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग।
लिख लिया था भाई, लिखना है तो बता दें। अकाउंट, अकाउंट लिखना है, अकाउंट लिखिए। हाँ बनाइए, लिख के बनाएंगे। सर्दी हो गई जबरदस्त। एक जॉब होती है वैसे, वो होती है आइसक्रीम टेस्ट करना बॉल्स में। तो आपका दिन भर काम क्या है, जो आइसक्रीम बनती जा रही है उसको आप टेस्ट करते जाओ, तनख्वाह मिलेगी आपको इस बात की, फ्री में नहीं, मतलब वो तो फ्री में आइसक्रीम भी आप टेस्ट करें। ये नहीं, ये अच्छा है, वक्ती तौर पे अच्छा है, वक्त गुजरने के बाद आपको लग पता जाएगा बेटा। हाँ 2-4 दिन के लिए तो आप ये काम कर लीजिए। कौन आइसक्रीम बेच रहा था? नहीं मैंने देखा नहीं अब तक वो कौन है। ये पता है कि ये भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन। अजीब बात है यार। जी जी फरमाइए। आप पूछ, जी जी। जो हम चाय पीते हैं, तो पठान को नहीं देखा होटल पे यूं करके ऐसे करके? अच्छा वो वाली चाय, अच्छा स्ट्रॉ के साथ बोलो ना यार, स्ट्रॉ और धुएं के साथ। तो वो चाय जो है वो भी ऐसी बात है उनके यहाँ होगा, वो अच्छा वो वाली जॉब करनी है। उसमें तो आपको साथ में हॉस्पिटल का क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा उस जॉब के साथ। ठीक है बेटा, लिख चुके। After finalizing the draft accounts, Arsalan identified that he has treated prepaid insurance of rupees 1000 as accrued expense. What will be the impact of correction? अगर करेक्ट किया जाए तो क्या होगा? ये है अब आपकी आजमाइश। भाई हाथ उठा ले जिसको जवाब आ जाए, बोला ना, बोले मत। हाँ वो कुछ ना कुछ तो तुक्का लगी जाना। जी इजहार बेटा, ये ऑप्शन। बेटा क्या ढूंढ रहे हो अमान? अच्छा खासा मेरे ख्याल से विजिबल नहीं, विजिबल। जी और कौन बता रहे हैं? हाथ उठाइए दोबारा से। जी ये ऑप्शन। जी हाँ इंतजाम, ए ऑप्शन। मतलब एक ही सीरीज चल पड़ी।
बाकी मेरे ख्याल से वो तो शबीउल हसन तो वैसा छुपा हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। जी बेटा क्या ऑप्शन? अपना ऑप्शन। अच्छा जब जितने लोग ऑप्शन ए पूछ रहे हैं उनसे मैं पूछूंगा क्यों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शबीउल हसन से। जी बेटा क्यों? हाँ गुड जबरदस्त जबरदस्त। प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 2000 1000 से बढ़ेगा। मतलब अंग्रेजी में इंक्रीज हुआ ना 1000 से, तो आप ऑप्शन ए क्यों बोल रहे हैं? आपको तो ऑप्शन बी बोलना चाहिए। देखिए बेटा दूसरों की बात पे नहीं चलते आप। हाँ आप क्या बोलना चाह रहे थे? लेकिन क्योंकि दूसरे लोग ये बोल रहे थे लिहाजा मैंने बोला ठीक है, बाकी लोग ठीक होंगे। यही तो बात में बोल रहा हूँ ना कभी खुद की समझ से बंदा करे। पेपर में कोई आवाजें नहीं आएंगी आपके पास। जी बेटा माज। जी जी बिल्कुल। इतनी सारी बातें तो है ही नहीं। आपसे अच्छा सिंपल करके समझाया लेकिन बड़ा जबरदस्त समझाया किसने? शबीर। सही है। हाँ सही है। सही है। कैसे पढ़ेगा ये तो पूछ रहा हूँ। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट बोल के तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। अरे यूसुफ। जी बेटा क्या है इसका इम्पैक्ट? हो गया आगे बताओ। अब उसको करेक्ट कर रहे हो। सही कर दिया। प्रॉफिट कितने से? तो आपका ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। गुड। शबीन अच्छा आगाज दे दिया सोचने के लिए बच्चों। वक्त से हम पूछ सकते हैं वक्त से। वक्त तो हैंग हो गया। अवेश कहाँ पर यार अवेश? अच्छा अवेश है और ये है। जी अवेश बेटा। अच्छा उसने बोला 1000 अक्रूड एक्सपेंस है वो हमने प्रीपेड एक्सपेंस में पे कर दिया है। उसने बोला प्रीपेमेंट में क्या कर दिया है? पे कर दिया। अच्छा ऐसा बोला? ऐसा लिखा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इजहार तो हो गया ना। हाशिर हाशिर ने तो बैग पैक कर लिया बोला जाने की तैयारी करो। क्लास खत्म हो चुकी है। थोड़ा सा मैं मुझे पता है जवाब देंगे बहुत सारे बच्चे लेकिन लॉजिक कितने लोग दे पाते हैं ये देखना है।
ठीक है, अभी तो बहुत सारे बच्चे को ए बोलेगा तो ए की सीरीज चलना शुरू हो जाएगी, बी बोलेगा तो बी की सीरीज चलेगी, लेकिन पता कैसे लग रहा है आपको ए या बी? भाई कैलकुलेशन पे लगे ना, बहुत बड़ा अकाउंट फाइनलाइज करने में लगे। जी ए ऑप्शन है, ये हो गया बात, ए ऑप्शन ऐसा, लेकिन क्यों है? हाँ बोले बोले बोले। प्रीपेमेंट को ऐसे कन्वर्ट करना था, लेकिन हमने उसको अक्रूड एक्सपेंस कर दिया। सही, एक्सपेंस 1000 कम होना था पर हमने बढ़ा दिया। अब जब कम होगा तो 2000 एक तो अक्रूड एक्सपेंस वाला रिवर्स होगा और प्रीपेमेंट वाला भी। आप करेक्ट, आप सही बोले, लेकिन आप अपनी जात तक सही, आप अपने आसपास वालों को भी सही करें। मतलब आप अपनी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आपकी बात बराबर वाले भाई को समझ में आ रही है? नो सर। बोला मुझे सर की समझ नहीं आ रही, इसकी कहाँ समझ में आ रही? हाँ जी, अरे शहरियार, मैं आपने अपने कॉन्सेप्ट से बताना है, आपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं। अच्छा इम्पैक्ट कितने से आ रहा है ये हमें पता है, ये हर उस शख्स को पता होगा जो यहाँ तक मेरे ख्याल से एमसीक्यू का टाइम करके आया हो। जी चले भाई, इजहार ने सबसे पहले जवाब दिया था, ज्यादा इजहार को एक ऑप्शन देते हैं समझाने का। ये बात उसने बोली, फिर दोबारा आप में से कितने लोगों को समझ में आई? अच्छा जी देखिए, एडजस्टमेंट गलत पास हुई, एडजस्टमेंट बननी थी प्रीपेड की। तो जरा सोचिए, अगर हम 1000 से प्रीपेड बनाते तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता या कम होता? कम होता। तो इसका मतलब हमने प्रीपेड की एडजस्टमेंट ना बनाकर एक्सपेंस को कम नहीं किया, तो यानी हमारा एक्सपेंस 1000 से बढ़ा हुआ है। ऊपर से हमने उसको अक्रूड कर दिया, यानी उसको ऊपर से 1000 से और एक्सपेंस मान लिया। जब उसको और एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस 1000 से और बढ़ गया, एक्सपेंस कितना हो गया? 2000 हो गया। तो अगर हम आज उसका अक्रूड होना रिवर्स करते हैं तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा। एंट्री बना दें, अक्रूवल 2 एंट्री बनाए खुद ब खुद। देखो अगर आप एंट्री नहीं बनाओगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, मतलब वो एंट्री जो बनी हुई है रिवर्स कर दे, और वो एंट्री जो बननी चाहिए बना दे। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। सबसे पहले कौन सी एंट्री बनी हुई है? अक्रूड एक्सपेंस की। प्री पेमेंट को गलती से आपने अक्रूड मान लिया ना, तो अक्रूड कैसे माना? एक्सपेंस डेबिट करके लायबिलिटी क्रेडिट करके। क्या ये सही किया गलत किया? तो गलत को सही कैसे करें? इसी एंट्री को रिवर्स करके। तो सर पहला इफेक्ट, अक्रूड एक्सपेंस यानी कि लायबिलिटी डेबिट कितने से? 1000 से। एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 1000 से। यानी जो एंट्री बनी थी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, क्या कर दी मैंने? रिवर्स कर दी। अब वो रिवर्स कर दिया, उसको क्या मानूं मैं? असल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? प्री पेमेंट। वो बना दूं अब? जब मैं वो बनाऊंगा तो एंट्री क्या बनेगी? प्री पेमेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस। डेबिट कितने से? 1000 से। एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 1000 से। तो आप देखिए, आप इसको करेक्ट करते वक्त एक्सपेंस आपने क्रेडिट किया एक बार कितने से? 1000 से। फिर क्रेडिट किया कितने से? 1000 से। तो टोटल एक्सपेंस कितने से क्रेडिट हुआ? तो एक्सपेंस 2000 से बढ़ा या कम हुआ? एक्सपेंस अगर 2000 से कम हुआ तो प्रॉफिट 2000 से बढ़ गया। प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 2000। मैं फिर रिपीट कर दूं,
After finalizing draft account, Arslan identified that he has treated prepaid. एंट्री बननी थी प्रीपेमेंट की, गलती से बना दी अक्रूड की। तो प्रीपेड बनते हुए एक्सपेंस कम होना चाहिए था, आवाज ही नहीं आ रही, और गलती से अक्रूड करके एक्सपेंस को बजाय कम करने के, एक्सपेंस इस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल दिस इज 0 पॉइंट, एक्सपेंस इस पॉइंट से नीचे आना था, तो बजाय नीचे लाने का क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आज हम यहां पर हैं और हमें यहां आना चाहिए, तो इम्पैक्ट क्या हुआ, डबल अमाउंट का इम्पैक्ट हुआ, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2। नहीं, एक लाइन बना ले, एक्सपेंस, देखिए बहुत तरीके हैं सोचने के। एक्सपेंस समझो, देखिएगा, एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस, बोर्ड पे देखिए सब लोग प्लीज। एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था 10,000 का, बोले बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा हुआ था 10,000 का, उसमें से मैं 1,000 रुपए प्रीपेड मानता, तो मैं उसको 1,000 से कम करके क्या बना देता, 9,000। यस और नो? तो इसका मतलब एक्सपेंस कम हो गए, कितना रह जाता, 9,000। अगर मेरी प्रीपेड की एंट्री बन जाती, लेकिन क्या बनी है, बजाय प्रीपेड की एंट्री बनने की एंट्री कौन सी बनी है, और अक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या, मैंने एक्सपेंस को बढ़ा दिया। तो मैं 10 पर खड़ा हूं, मुझे 10 से आना था कहां पर, 9 पर, लेकिन मैंने 10 से अपने आप को कहां पहुंचा दिया, 11 पर। जब एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया, तो मैं 10 से कहां पहुंच गया, 11 से। तो अब बताइए, करेक्ट आंसर 10 है, 11 है, 9 है? तो 11 को 9 बनाने के लिए मुझे एक्सपेंस कम करना है, कितने से, 2,000 से। जब मैं एक्सपेंस कम करूंगा 2,000 से, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बराए मेहरबानी अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूं।